नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक चतुर्थ सेमेस्टर की 5 क्लासेस हो चुकी हैं अंग्रेजी विषय की, जिनको क्रमवार सिलेबस के अनुसार सारी 5 क्लासेस कराई गई हैं। आज आपको अभिषेक सर के द्वारा ग्रामर में प्रोनाउन सेक्शन पढ़ाया जाएगा। साथियों, पिछली क्लास में नाउन बताया गया है, उससे पहले आपको सारे ग्रामर मेथड बताए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। जो आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है, आई बटन में टच करके पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने कॉलेज फ्रेंड सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। आज आप प्रोनाउन सेक्शन अभिषेक सर के साथ पढ़िए और क्लास का आनंद लीजिए। रिटन नोट्स के लिए टेलीग्राम पर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्लास के बाद पीडीएफ मिलेगी वहाँ। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड 4th सेमेस्टर की इस इंग्लिश की क्लास में अभी तक आपने 4 क्लासेस ली हुई हैं, जिसमें मैंने टीचिंग मेथड्स पढ़ाए हुए हैं और बाइलिंगुअल अप्रोच, ये डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये सब पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ाया है, उसके बाद कम्युनिकेटिव अप्रोच पढ़ाया है और अब जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने ग्रामर पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने नाउन पढ़ा दिया है। अब इस कड़ी में मैं अब इसका सिलेबस के अनुसार दूसरा टॉपिक प्रोनाउन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे और अपनी परीक्षा के लिए एक बेहतर तैयारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले प्रोनाउन क्या होता है, ये देखिए। प्रोनाउन जो होता है, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मोहन इज एब्सेंट बिकॉज मोहन इज इल। अब इसमें देखिए भाई, मोहन जो है, बार बार मोहन लिखेंगे तो इसको थोड़ा अजीब लगता है ना। इस वाक्य मोहन इज एब्सेंट बिकॉज मोहन इज इल, इस वाक्य को इस तरह लिख सकते हैं, मोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ पे देखिए, मोहन की जगह यहाँ पे ही यूज हो गया। तो मोहन क्या है? मोहन नाउन है और उसकी जगह क्या प्रयुक्त हुआ है? ही प्रयुक्त हुआ है। तो ये डेफिनेशन के अनुसार हो गया, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ये आपने पढ़ा होगा बचपन से। तो अब देखते हैं, यहाँ लिखा इसका, यहाँ ही प्रोनाउन है जो नाउन प्रोनाउन के बदले आया है। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? अब देखते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है। प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन पहला इसमें जो है, कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए, प्रोनाउन जो हैं 7 प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला टाइप है, कौन सा टाइप है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन पहला टाइप है। पर्सनल प्रोनाउंस उन्हें कहते हैं जो 3 तरह के पर्सन के लिए आते हैं। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के पर्सन के लिए हो जाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन, बात करने वाला, द पर्सन स्पीकिंग, जो बात करता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे हो गया आई, वी, मी, अस, माइन, अवर, अर्स, माइन। ये बात करने वाला फर्स्ट होता है। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। तो मतलब इसका क्या हुआ कि बात करने वाला ये जो बोल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं आई एम गोइंग, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ ना। तो ये जो बात करने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पर्सन देखते हैं। सेकंड पर्सन ये होता है जिससे बात की जाए, द पर्सन स्पीकिंग टू। यू, कौन कौन से होते हैं? यू, योर, योर्स, दो, दी, दाइन, ये सब कौन है? ये सेकंड पर्सन है। जैसे जैसे क्या हुआ? जैसे हो गया यू आर गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। ठीक है, जैसा है नहीं, आप अच्छे नहीं हैं। यू आर गुड बॉय। यू आर प्लेइंग, कि हम उससे बता रहे हैं कि तुम भाई खेल रहे हो, तुम अच्छे लड़के हो, जिससे बता रहे हैं बात की नहीं बता रहे। तो ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, अब भाई थर्ड पर्सन क्या होता है ये देखते हैं। थर्ड पर्सन होता है जिसके विषय में बात की जाए, जिसके
विषय में की बात की जाए, द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, जिसके विषय में हम बात करें। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट इट्स हिम, देम दे देमसेल्फ, हर हर्स, हिज दियर दियर्स, ये सब जो हैं थर्ड पर्सन में आते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हुए, जैसे ही इज ए गुड बॉय, हमने तुमसे बोला भाई ही इज ए गुड बॉय, हम किसी और के बारे में बता रहे हैं ना, जिसके विषय में बात की जाए, हम किसी और के बारे में बता रहे हैं। ही इज ए गुड बॉय, सी इज़ अ नाइस गर्ल, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है वो, तो हम बता रहे हैं ना भाई, तुमसे बात में आपस में नहीं करते हैं कि वो बहुत सुंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, जिसके विषय में बात की जाए तो ये थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है भाई, पहला जो टाइप था हम उसके बारे में समझ गए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया होगा। अब देखते हैं भाई सेकेंड वाला क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है, कितने, दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई नो द बॉय वो केम हियर, मैं एक लड़के को जानता हूँ जो यहाँ आया था। इसमें क्या हुआ, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है, इसमें कौन दो प्रोनाउन को जोड़ रहा है, इस वाक्य में वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, वो जो है दो वाक्य को जोड़ रहा है, आई नो द बॉय वो केम हियर, तो इस वाक्य में वो रिलेटिव प्रोनाउन है तथा बॉय इसका एंटेसेंट क्या है, ये एंटेसेडेंट है, जिससे यह संबंध प्रकट होता है। वो वोम वोज विच वाच अस दैट मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो आप रिलेटिव प्रोनाउन जान गए। ठीक है, हम भाई रिलेटिव प्रोनाउन भी जान गए। अब तीसरा जो टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसे किसे कहते हैं, इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। भाई ये तो आप बचपन से देख रहे हैं, जो हम प्रश्न पूछें, वो आर यू, विच इज़ योर पेन, वाट डू यू वांट, ये सब क्या हुए, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं, वो वोज वोम विच वाट आदि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब अगला देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, मतलब संकेत करता है किसी नाउन की ओर। जैसे दिस हो गया, डैट हो गया, दीज दोज आदि ऐसे प्रोनाउंस हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, इसमें दिस क्या है, ये नाउन की तरफ संकेत कर रहा है कि ये पेन मेरा है भाई। दिस इज डैट इज़ योर बुक, ये आपकी बुक है। ठीक है, तो इसमें माई, तो ये दिस और डैट क्या हो गए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कौन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नोट, माई, आवर, योर, दाई, दियर, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं जब इसके बाद कोई नाउन आता है। इसमें नोट क्या है, माई, आवर, योर, दाई, दियर, इट्स, ये सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं जब इसके बाद कोई नाउन आता है। ठीक है, ये नोट हो गया। अगला देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला टाइप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कुछ प्रोनाउन के बाद सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर हम नवीन प्रोनाउन बनाते हैं, इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या, कुछ प्रोनाउंस के बाद सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर हम उन्हें नवीन प्रोनाउंस बनाते हैं। सेल्फ और सेल्फ्स लगा दिया जाता है, उससे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई से माई सेल्फ, वी से अवर सेल्फ, यू से योर सेल्फ, ही से हिम सेल्फ, सी से हर सेल्फ, इट से इट्स सेल्फ, दे से देम सेल्फ। तब ये क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। तो ये आप याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं सारी PDF डालता हूँ, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल पे सब सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी है, आप आराम से देखिए सारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने चौथा सेमेस्टर पास कीजिए अच्छे नंबरों से। अगर ये सब पढ़ते हैं अच्छी चीज़ें तो आपके नंबर ज़रूर अच्छे आ जाएंगे, इतना मेरा वादा है। अब देखें, जब वाक्य को सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे जब वाक्य का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने खुद को मान लिया। इसमें देखिए सब्जेक्ट भी आई मैं हूँ और माई सेल्फ मैंने खुद को, मतलब सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों में ही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। द बॉय किल्ड हिमसेल्फ, ये जो बच्चा रहा है खुद को मान लिया, खुद को मान लिया, तो ऑब्जेक्ट भी खुद है, बच्चा खुद है। तो मतलब ये जहाँ पे खुद का यूज होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज।
जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन से सटा हुआ होता है जिससे यह बनता है अथवा सब्जेक्ट द्वारा की गई क्रिया का परिणाम प्रत्यावर्तित होकर सब्जेक्ट को प्रभावित करता है तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन से सटा हुआ होता है जिससे यह बनता है अथवा सब्जेक्ट द्वारा की गई क्रिया का परिणाम परिवर्तित होकर सब्जेक्ट को प्रभावित करता है तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के संदर्भ में देखते हैं। आई वॉश माई क्लोथ्स हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है। इसमें देखिए आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मैंने अपने कपड़े खुद धोए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, की गई क्रिया का परिणाम प्रत्यावर्ती सब्जेक्ट को प्रभावित करता है। भाई हमने अपने कपड़े खुद धोए तो इसका सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि नहीं है, सब्जेक्ट से प्रभावित हो रहा है कि नहीं ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे हम ये यूज करेंगे, इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ही इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फेलियर, वह अपने फेलियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन क्या हो गया, हिमसेल्फ हो गया। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद उसको किया। सी हर सेल्फ प्रिपेयर द फूड, वो अपने आप खाना तैयार करती है। तो ये था एम्फेटिक प्रोनाउन। चलते हैं अगला क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। छठा है पार्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। कभी कभी प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के बदले में ना आकर अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं। कभी कभी प्रोनाउन निश्चित प्रोनाउन के बदले में ना आकर अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं, ऐसे प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे वन मस्ट लव वंस कंट्री, इनडेफिनिट, जो एक आदमी है उसको अपनी कंट्री को प्यार करना चाहिए, तो वन इसमें क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। सम आर बॉर्न पोइट्स, इसमें सम क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें पता नहीं चल रहा कौन है, मतलब इसको पता नहीं है कौन है। वन मतलब कोई भी हो सकता है, वन सम माने कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, आल, मच, लिटिल, वन, सम, नन, फ्यू, मैनी, एनी, इस प्रकार के प्रोनाउंस जो हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। सातवां पार्ट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव या प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है, जैसे ईच, आइदर, नाइदर आदि इसी प्रकार के प्रोनाउंस हैं। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ रिवार्ड, तो इसमें ईच हो गया, नाइदर हो गया, आइदर, ये किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं, ठीक। अगला देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, या प्रोनाउंस पारस्परिक संबंध के करने के लिए प्रयोग होता है। मैं देखिए इसमें ईच अदर हो गया, अनदर हो गया, ये कौन से हो गए, ईच अदर और अनदर, आपसी संबंध होते हैं ना, अरुण एंड वरुण हेल्प ईच अदर, ये आपस में हेल्प करते हैं, तो ये क्या हो गया, आपस में हेल्प की है कि नहीं। अरुण और वरुण दो खाली लड़के थे, आपस में खेला करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, तो ये खाली लड़के हैं, आपस में हेल्प करेंगे, तो अरुण एंड वरुण हेल्प ईच अदर हो गया। वी आर द फोर फ्रेंड्स, वी लव वन अनदर, चारे दोस्त थे, बढ़िया आराम से अपने एक दूसरे की हेल्प करते थे, तो ये वन अनदर और ईच अदर क्या हो गए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नाम से ही प्रकट हो रहा है रेसिप्रोकल। तो आशा करता हूँ ये जो पार्ट्स थे आपको समझ आए होंगे। अब भाई देखते हैं इसके नियम क्या होते हैं, रूल्स के देखने के लिए रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउंस। पहला नियम क्या है, आइए देखते हैं। उसका प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होता है। जैसे एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, प्रत्येक जो बच्चा है उसको अपने माता पिता को सम्मान करना चाहिए। इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, सॉरी, तो जो हिज जो है वो सन के अनुसार आएगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए, ऑल द बॉयज़ मस्ट डू देयर ड्यूटीज, तो जो डियर है वो बॉयज़ के अनुसार आएगा, किसके अनुसार आएगा, डियर जो है बॉयज़ के अनुसार आएगा, इसलिए बॉयज़, यही नियम था। अगला नियम देखते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, किससे, एंड से, और उनसे पहले ईच या एवरी आया हो, तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन एक वचन सिंगुलर होगा। जैसे ये पहला एग्जांपल देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वाज, जो ये वाज है ना, किसके अनुसार आया है, एक वचन आता है, एक वचन, इसलिए ये वाज आया है, इसमें एंड से जुड़ा है, और एवरी आया है इसमें, इसलिए ईच बुक एंड ईच मैगजीन वाज, ठीक है, ये नियम हो गया हमारा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को
और आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ें तो सिंगुलर प्रोनाउन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा भी है इंपॉर्टेंट के लिए। तो सिंगुलर प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन? सिंगुलर। सीता और रीता वाज टीचिंग हर ब्रदर, मतलब हर जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए सीता और गीता वाज टीचिंग हर ब्रदर। ठीक। आइदर सोहन और मोहन हैज़ बॉट हिज वन। हिज जो है वो सिंगुलर आया, तो आइदर और नाइदर नॉर में सिंगुलर प्रोनाउन आता है। ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट और आइदर या नाइदर नॉर से जुड़े हो तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में लाया जाता है और प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अनुसार आता है। जैसे आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स फॉरगेट देयर बुक्स। तो ये जो हिज है ये किसके अनुसार आया है? इसमें देखिए जो ये आइदर सोहन तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और हिज फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें प्लूरल सब्जेक्ट बाद में आया है। और जो ये डियर है प्रोनाउन ये फ्रेंड्स के अनुसार आया। किसके अनुसार? फ्रेंड्स के अनुसार। जो ये डियर है वो फ्रेंड्स के अनुसार आया है, पास वाले नाउन के अनुसार आता है। ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जांपल, नाइदर कुसुम नॉर हर ब्रदर्स फेल्ड इन डूइंग डियर वर्क। तो डियर वर्क जो है ब्रदर्स के अनुसार आया है। ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। 2 या 3 पर्सन को प्रयोग एक ही वाक्य में करने पर उनको क्रमशः इस प्रकार लाया जाता है। सेकेंड 231 याद किए क्या? 231 2 3 1 231 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। जैसे यू सेकेंड पर्सन का हो गया, ही थर्ड पर्सन, और आई जो है वो किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन। यू ही एंड आई आर फर्स्ट फ्रेंड्स। ये पेपर में आ जाता है कभी कभी। 231 याद कीजिए कि पहले सेकेंड पर्सन यूज होगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ठीक है। यू ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। यू एंड आई मस्ट गो देयर। तो इसमें देखिए केवल थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आया है, तो उसमें उसके अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन आया, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। ऐसे अगला एग्जांपल, ही एंड आई कैन नेवर गो देयर, मतलब थर्ड पर्सन सबसे लास्ट में आता है। यू एंड ही कैन डू दिस वर्क। ठीक है। चलिए अगला नियम देखते हैं। जैसे रूल नंबर 6, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है, तो भाई ये नाउन था, इसके बाद क्या प्रयुक्त हुआ? आई प्रयुक्त हुआ। ठीक है। तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन, उनके साथ प्रोनाउन कौन आया है? आवर आया है। ठीक। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी होता है। वी का प्लूरल क्या होता है? आवर। तो यही यूज होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल का, में प्लूरल में प्रयुक्त होता है। और यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग हुआ है, ये थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग हुआ है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? योर। ठीक है। ये आपको आता होगा। चलते हैं अगले नियम पर। अगर तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में प्रयोग किए गए तो उनके साथ फर्स्ट पर्सन का बहुवचन का प्रोनाउन होता है। जैसे यू ही एंड आई मस्ट गो टू आवर वर्क। आवर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का बहुवचन होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले रूल पे। यदि किसी वाक्य में टू बी आता है, वर्ब एम इज ये सब क्या होती हैं? बी वाली वर्ब होती हैं, का कॉम्प्लीमेंट है, कोई प्रोनाउन है, तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है। क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। जैसे इट इज़ मी वो कैन हेल्प यू, तो ये इनकरेक्ट होगा। इसका करेक्ट क्या होगा? फर्स्ट पर्सन का आएगा, इट इज़ आई वो कैन हेल्प यू। ठीक है। इट इज़ आई, इसमें मी नहीं होगा, इट इज़ आई होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। ईच अदर 2 व्यक्तियों के लिए तथा वन अदर 2 से अधिक व्यक्ति, ये तो आपको याद होना चाहिए। ईच अदर जो होता है वो 2 व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे पदम एंड रणबीर लव ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को प्यार करते थे। क्या नाम है? पदम एंड रणबीर। ठीक है। और दीज 3 और मोर चिल्ड्रन लव अनदर, मतलब ये एक से अधिक हो गए ना चिल्ड्रन, तो ये वन अनदर में, मतलब कि जब एक से अधिक से प्यार करना है तो इनको वन अनदर लगेगा, जब एक दूसरे से करना है तो ईच अदर। ठीक। ये भी समझ गए। अगला नियम देखते हैं। जब रिलेटिव प्रोनाउन
क्रिया का सब्जेक्ट हो तो क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसिडेंट में के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। जैसे इट इज आई वो इज योर फ्रेंड। इट इज, ये जो इज है ये गलत है। ये वाली यहाँ पे जो वो आएगा वर्ब, ये किसके के अनुसार आएगा? आई के अनुसार आएगा। तो क्या हो जाएगा? इट इज आई वो एम योर फ्रेंड। ठीक, क्या है? एम जो है आई के अनुसार आएगा। ठीक, अगला देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज़ वो हैज़ स्टोलन द बुक्स। तो जो ये बॉयज़ के अनुसार आएगा हैज़ नहीं आएगा, हैव होएगा। दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज़ वो हैव स्टोलन द बुक्स। ठीक है, चलते हैं अगले नियम पे। रूल नंबर 11, रिलेटिव प्रोनाउन वो का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के लिए किया जाता है। ठीक, वो जो है मनुष्यों के लिए यूज होता है। जैसे द बॉय वो इज़ सिटिंग इन द कॉर्नर रीड इन माई क्लास। तो ये वो जो है बॉय के लिए प्रयुक्त हुआ इसमें। ठीक है, ही वो वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वो जल्दी उठता था तो अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स एनर्जी, उसको एनर्जी प्राप्त होती थी जैसे। तो वो क्या ही के लिए यूज हुआ। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। वोम जिनको वोम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। वोम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्तियों के लिए। वूज जिनका अर्थ होता है का प्रयोग साधारण व्यक्तियों के लिए किया जाता है, किंतु कभी कभी इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। वूज का प्रयोग जो है निर्जीव और सजीव दोनों के लिए होता है। ठीक है, दिस इज़ द बॉय वूम आई लव। ये वो लड़का है जिसे मैं प्यार करता हूँ। ठीक, आई नो द वूमेन वूज हस्बैंड। वूज जो है पहले देखो सजीव के लिए यूज हुआ। ठीक है, वूज वूमेन के लिए। ठीक, अगला द सन वूज, और वूज जो है निर्जीव के लिए भी यूज हुआ। यही बता रहा है वो सदैव। अब अगला देखते हैं नियम। विच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है। विच जो है हमेशा वस्तुओं के लिए और किसके लिए यूज होता है? जानवरों के लिए। आई हैव लॉस्ट द बुक विच आई, मतलब विच क्या हो गई? वस्तु हो गई बुक। द हॉर्स विच आई बॉट, तो मतलब जानवरों के लिए विच यूज होता है। ठीक है, दैट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए होता है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। ठीक है, व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग होता है? दैट का प्रयोग होता है। ठीक, अगला नियम देखते हैं। जब एंटासेंट पूर्ववर्ती के पहले सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद साधारणतः रिलेटिव प्रोनाउन ए जाता है। ठीक, पूर्ववर्ती के पहले सेम या सच, जैसे दिस इज़ द सेम पेन। क्या सेम का प्रयोग हो गया तो उसके बाद क्या प्रयोग होता है? विच, तो ये इनकरेक्ट हो गया। विच दिस इज़ द सेम पेन विच आई गिव यू। दिस इज़ द सेम पेन एज आई गिव टू यू। इसमें विच का प्रयोग नहीं होगा, इसमें क्या होगा? एज होगा। देखिए इनकरेक्ट और इनकरेक्ट आप सीख लीजिए। ऐसे अगला, सच बॉयज वो आर केयरलेस। सच बॉयज, इसमें क्या होगा? एज का प्रयोग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नियम देखते हैं। वो अथवा विच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग निम्नलिखित अवस्था में होता है। वो अथवा विच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग कब होता है? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पश्चात। जैसे दिस इज़ द बेस्ट दैट ही कुड डू। एडजेक्टिव के बाद यूज हुआ है। ठीक है, वो अथवा विच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग हुआ। ये जो डैट है, क्या नाम है? ये डैट, ये जो है सुपरलेटिव डिग्री के बाद यूज हुआ। ठीक है, अगला देखिए। ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली। ऑल शब्दों के पश्चात, जैसे ऑल के बाद भी ये डैट यूज हुआ। यू मे टेक एनी पेन दैट यू लाइक। ठीक, अगला देखिए। देयर इज नथिंग दैट। ठीक, मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट, ओनली के बाद दैट। ठीक, यही बता रहा है आपके नियम में। अगला देखिए। वो और वाट आदि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के पश्चात। वो तथा जो वाट होते हैं, इन ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनके पश्चात भी हम डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे वाट इज इट दैट मेक्स यू फियरलेस। क्या ऐसा क्या है जो तुम्हें डराता है? तो वाट के बाद डैट का यूज हुआ। ऐसे वो के बाद डैट का यूज हुआ। ठीक है, ठीक, अगला देखते हैं। दो एंटासेडेंट्स के पश्चात जब उनमें एक व्यक्ति का दूसरे
किसी जानवर या किसी वस्तु को इंगित करता है जैसे, तो इसमें जब व्यक्ति हो जानवर हो उसके बीच बाद क्या यूज होता है, डैट यूज होता है। ठीक, व्यक्ति और जानवर, एक में लड़का है और उसके बाद जानवर है तो उसमें उसके बाद क्या यूज होगा, डैट यूज होगा। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को जितना संभव हो सके अपने एंटीफिडेंट मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती के समीप रखना चाहिए। जैसे द वॉच विच आई बॉट यस्टरडे वाज लॉस्ट, तो इसमें जो है द वॉच रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, वॉच विच, इसमें बिल्कुल जितना संभव हो सका अपने समीप रखा इसने वॉच के। ठीक, यही 17 नंबर रूल हो गया। रूल नंबर 18 क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हुआ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। किसी भी वर्ब या सब्जेक्ट नहीं बन सकते, उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। उससे पहले माई सेल्फ अकेला शुरुआत स्टार्ट नहीं कर देता है। ठीक है, क्या नहीं करता है, तो इसके पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे आई आ गया इसमें, करेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी बता दिया है। ठीक, इसमें कौन कौन से हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ तथा देमसेल्फ। ये सब क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक, अब अगला देखते हैं। अवेल, बी टेक, absent, प्राइड, enjoy, ड्रिंक, ओवरसीप, रिजाइन, अप्लाई, एवेंज आज जो है ट्रांजिटिव वर्ब हैं। कौन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक, तो इन सब के बाद ये देखो माई सेल्फ लग गया, हिमसेल्फ लग गया, ये सब क्या है, इनका यूज होता है। रूल नंबर 19 हो गया। ठीक, अगला देखते हैं रूल नंबर 20। आइदर और नाइदर दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध का प्रयोग होता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए संबंध में एनी और नन का प्रयोग होता है। आइदर और नाइदर नॉर जो है यह हमेशा दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है। इससे अधिक व्यक्ति हैं तो क्या होगा, नन, एनी, इनका सबका यूज होगा। जैसे आइदर ऑफ यू कैन टेक इट, ठीक, तुम्हारे अलावा कोई इसको ले सकता है। नाइदर ऑफ द टू पेन्स इज़ द शिप, मतलब इसमें 2 पेन हैं, इनके बारे में बताया गया है। इसमें नन ऑफ द 5 बॉयज़, 5 आ गया तो इसमें क्या लगेगा, नन। ठीक, 2 से अधिक के लिए नन और एनी। ठीक, अगर रूल नंबर 21 देखते हैं अब। अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, वन, तो अंत तक प्रोनाउन के स्थान पर वन का ही प्रयोग होता है। जैसे वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो डू हिज ड्यूटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा पेपर में आता है। ठीक है, क्या है, वन शुड डू हिज ड्यूटी नहीं होगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी खुद करता है। ठीक, अगला देखते हैं। देन और एज के पश्चात आने वाला प्रोनाउन स्थिति तथा अर्थ के अनुसार नॉमिनेटिव अथवा ऑब्जेक्टिव केस में किसी भी हो सकता है। जैसे आई एम नॉट एज रिच एज ही इज। ठीक है, इसमें देखिए जो ही है ये एज के बाद आया, इसको नॉमिनेटिव केस अथवा ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यूज। इधर देखिए नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ, इस वाले देन के बाद जो ये है नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ। इसके पहले जो है ही जो है ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। तो यही थे कुछ नियम, आपके 22 नियम थे। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, पूरे PDF फाइल चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वहाँ से जाके आप अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में एक बेहतर अंक दिला सकते हैं आपको। वो प्लेलिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो वो ज़रूर देखें, इससे पहले वाली क्लासेस ज़रूर देखें। और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को और हम अन्य साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।